हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 2022 क्लास 12 मैथमेटिक्स का पेपर आ चुका है, सॉल्व हो चुका है। बच्चे बहुत बढ़िया पेपर करके आए हैं क्वेश्चन बैंक से। ये आप लोग इसके आंसर्स देखते जाओ। ओके, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ये। ओके, और इसका फुल सॉल्यूशन है ये आंसर। ये फिल इन द ब्लैंक्स पहले में 2 पाई/2 ये आप लोग चेक करते जाओ। और माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लिख के आओगे तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आपको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों लिखना है। बच्चे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिखे आते हैं तो भी उसमें नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी है। और ये खाली ये डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। और ये आपका मैचिंग है। मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि आपकी पूरी मैचिंग इसी से आएगी। 35164 इसका नंबर बन जाता है और फॉर्मूले ही आएंगे फॉर्मूले से। और ये आपका वन वर्ड पहले में उद्देश्य फलन की परिभाषा। उद्देश्य फलन मतलब इष्टतम फलन क्या होता है? उद्देश्य फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान को हम इष्टतम मान कहते हैं। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 2 दिन माने 2/7 इसकी प्रायिकता होगी। cos x इसका समाकलन का आंसर 1 आएगा। log x का समाकलन x log x -1 + c। और रिक्त संबंध माने जिस संबंध में कोई भी युग्म ना हो रिक्त संबंध कहेंगे। और x y z के दिक् को जाएँ, x अक्ष y अक्ष z अक्ष की दिक् को जाएँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये है। और प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/2 है। और ये इंग्लिश में भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल वैल्यू। ओके, और ये प्रोबेबिलिटी 2/7 है। वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एक ही क्वेश्चन हैं। और हाँ, ये ट्रू फॉल्स में है। पहले वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि राइट हैंड साइड में डी या पी कुछ भी दे सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, ट्रू मानना पड़ेगा इसको। और ये तीसरा वाला ट्रू है। फोर्थ वाला फॉल्स है, इनइक्वलिटी का साइन उल्टा लगा है, a.b इज लेस देन होता है। और फिफ्थ वाला ये भी फॉल्स है क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से ट्रू फॉल्स में FTTFFT। ओके, और फिर इसके बाद इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखिए कर रहे थे। और इसके सारे सवाल प्रश्न बैंक से आए हैं। देखो ये है, इंग्लिश में बता दें तो फाइंड द, कुल मिला के जी मैंने बताया था कि एक वृत्त दिया हो, तीसरे वीडियो में समझाया है ये r बराबर 3 सेंटीमीटर हो। जो मैंने तीसरी वीडियो जो बनाई है उसका पहला सवाल है ये। तो इसके त्रिज्या में, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी? 6 पाई। मैंने था 3 दिया हो तो दुगना कर दूं। तो कैसे निकालेंगे? यहां लिखेंगे माना त्रिज्या बराबर r, ठीक है। और दिया गया है dr, हाँ, त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। भाई मैंने कहा वृत्त होगा तो त्रिज्या तो होगी। ओके, अब अपन को इसमें क्षेत्रफल का परिवर्तन a बराबर πr² किसके सापेक्ष? ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r। तो dA/dr अगर इस तरह से तुम लोग सॉल्यूशन करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। π/2, r कितना दिया है? 3, तो ये 6 पाई। लेकिन आंसर अपन को यहीं फिनिश नहीं करना है। dA/dr r के रेस्पेक्ट में इसकी क्षेत्रफल की इकाई कितनी होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर बटे माने प्रति सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। और मैंने वीडियो 1 में बताया था, वीडियो 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाया है, तो उसमें 3 दिया हो तो 6 कर दो, 5 दिया हो तो 10 दिया, ऐसे ही बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसके अथवा में भी कोई कठिन सवाल नहीं है, ये भी करवाया है। y बराबर 3x की घात 4
-4x, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिल्कुल सेम टू सेम सॉल्यूशन करवाए। देखो इसके, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx, तो यह आ जाएगा 4 12 एक्स क्यूब माइनस के 4। अब लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताया था मैंने, m1 बराबर dy dx, और इसमें जो x और y का जो मान हुआ करे वो रख दो। तो m1 बराबर ये आ जाएगा कितना, 12x क्यूब माइनस 4 में x की जगह क्या रखना है, 4 रखना है। तो 12 4 की घात 3 माइनस 4 12, जो हो जाएंगे 4 चौक 16 16 चौक 64 माइनस 4, और 12 जो 12 चौक 48 की 8 झल्ला की 4 12 चल 72 72 और 4 76 माइनस 4 764। ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। सवाल है ये 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.25। शुरू से ही कहता रहा हूं कि सवाल कोई कठिन नहीं होगा प्रायिकता का। ये तुम्हारा 13.1 का उदाहरण है या प्रश्नावली में से, बिल्कुल सिंपल है। तो P क्या निकालना है, A/B। सूत्र है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, PB और PA इंटरसेक्शन B 0.25 है, ये 0.5 है, और इसका पॉइंट हटा दो तो 25 बटे क्या कर दो 50, 1/2 इसका आंसर है, फाइनल आंसर। हाँ, इसके अथवा में भी बिल्कुल सरल सवाल यार, बहुत सरल सवाल है। अथवा क्या दिया है, पीए का मान 3/5, पीवी बराबर 1/5। तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी कि नहीं होंगी, और ए सर्वनिष्ठ कुल मिला कीजिए स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पीए इंटरसेक्शन बी इंटू पीए इंटू पीबी होना चाहिए। ठीक है, पी ए 3/5 दिया है, पीवी 1/5 दिया है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 4 इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, तो ये शर्त लगती है, तो ये शर्त लगा दो। तो ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 1/5, 3/25 आ गया इनका सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब पूछा क्या है, अरे सर्वनिष्ठ ही पूछा, खत्म बस। लो 2 नंबर में अक्षों के साथ क्या बराबर कोण बनाती है, ये अल्फा है ना, ये बीटा और ये गामा। ये अब लिखेंगे, हम जानते हैं, या वी नो दैट, ओके, हम जानते हैं दिक्भुजाओं के वर्गों का योग cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बना रहे हैं हम। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा सारे क्या इक्वल है, समान कोण बनाते हैं। तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। इसलिए अपन यहाँ डायरेक्शन कोसाइन या दिक्भुजाएं लिख देंगे, दिक्भुजाएं। हाँ, क्या लिख देंगे, प्लस माइनस 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ये ठीक है। इसके अथवा में भी बिल्कुल बताओ, इससे सरल 2 रेखाओं के बीच में कोण पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। हाँ, रेखाओं के दिक अनुपात,
A1 ये दिया है 2, B1 2, C1 1 तथा दूसरी रेखा के दिक्कतपात 418 ओके। तब रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो एंगल बिटवीन द लाइंस। तो आपको ये मैंने बताया था कि cos थीटा का ही फॉर्मूला लगाना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, ये मान रख दो 2 2 1। तो ये रेखा ये 4 दूनी 8 डायरेक्ट लिख दो 8 और ये आ जाएगा 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 8 एकम 8। नीचे इनके वर्गों का योग 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 1 ये आ जाएगा 4 चौक 16 1 और 4 8 8 बटू 64। ठीक है, 4 चौक 16 1 ओके। तो 4 दूनी 8 और 2 8 एकम 8 ओके सही है। चल 8 और 2 10 18 ये हो गया 4 4 8 9 3 हो जाएगा इसका वर्गमूल और जो हो जाएगा 16 चौक 16 और 1 17 मतलब 6 4 10 80 और 1 81 माने 9 हो गए। तो 9 के का 9 दूनी 18 2/3 इसलिए आंसर लिख देंगे लास्ट में थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये सवाल थोड़ा सा कठिन दे दिया है 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो ये दो समानांतर पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्यों हैं? क्योंकि 2 3 6 2 3 6 रेखाओं के दिक्कतपात डायरेक्शन रेशियो क्या है, इक्वल है या प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, आनुपातिक कह सकते हैं, समानांतर रेखाएं कुल मिला के। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र ये लगाते हैं A2 माइनस A1 क्रॉस B। लेकिन बच्चों ने अधिकांश इसका अथवा वाला पसंद किया होगा क्योंकि अथवा वाला बहुत सरल सवाल है। हाँ, तो A2 माइनस A1 ये A1 है और ये A2 है। तो 3i में से i गया तो ये बचेगा 2i, 3j में से 2j जाएगा तो प्लस का j और माइनस ये माइनस का k बच जाएगा क्रॉस b ये वाला वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और नीचे भी वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वेक्टर b है 2i प्लस 3j प्लस 6k। दोनों लाइन में वेक्टर b सेम है इसलिए ही ये पैरेलल लाइंस हैं, समानांतर रेखाएं। ठीक है, अब मैं इधर इंटू कर रहा हूं, तुम लोग सांडिक से निकालोगे, मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल देता हूं। ठीक है, 2 1 माइनस 1 2 3 6 ओके। तो ये आ जाएगा 6 6 3 9 9i और ये माइनस का 2 6 दूनी 12 माइनस के 14j प्लस के 3 दूनी 6 6 में से 2 जगह है तो 4k नीचे आ जाएगा इसका 2 दूनी 4 3 तरह 9 6 36 कुल मिला के इसका परिमाण 9 में 81 और 14 का आ गया 156। ठीक है, 4 चौक 16 6 जैसा कि 1 4 1 4 4 दूनी 8 8 1 9 और 1 का वर्ग 196 देखो शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ काम आ जाती हैं और 4 का 16 अपॉन 7 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 6 6 12 12 1 13 1 3 जैसा कि 1 और 1 2 9 2 11 और 11 या 8 8 और 9 17 17 1 18 18 1 19 की 9 जैसा कि 1 और 1 और 1 2 293 अपॉन 7। बस आंसर यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा बच्चों को परेशान कर लेगी। ये सी एक्स वाई जेड ये दे दिया है 2 3 4 लाइन से 2 3 4 समतल का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन।
इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। देखो ऐसा मेरे को आशा थी कि एमपी बोर्ड वाले ये नहीं देख पाएंगे कौन सा क्वेश्चन, जैसे इसका ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, लेकिन इसे सब कर देंगे, मतलब कोई तालमेल नहीं है। 2 3 4 12 एलसीएम आएगा, 12 का इंटू कर दो तो ये 6x 4y 3z इक्वल टू 12, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली आंसर ये लेके आओगे, कोई झंझट नहीं है, ये सीधा सीधा सॉल्यूशन है। तो तब सबसे पहले हम निकालेंगे पी क्यू वेक्टर, क्यू में से पी माइनस कर दो, ठीक है। 4 में से आई गया तो 3i, तुम लोग मैं मान रख के घटा देना, घटा दिया होगा, 5 में से 2 गए 3j और 6 में से 3 गया तो 3k। ओके, अब इस पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालेंगे तो 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का 9 27 27 हो गया, माने 3√3। ये पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया, हिंदी में पी क्यू का परिमाण। बस आंसर ये लिखना है, कोई इसकी इकाई नहीं लिखना है। लेकिन ये सॉरी इसमें इकाई सदिश पूछा है, हाँ यहाँ लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू इज पी क्यू का मैग्नीट्यूड, मैंने पी क्यू का मात्रक सदिश। तो पी क्यू है 3i प्लस जे प्लस के और इसका मैग्नीट्यूड 3√3 निकला, 3 से 3 कैंसिल हो गया। बस लास्ट में हम लिख देंगे पी क्यू का यूनिट वेक्टर, ये i प्लस जे प्लस के अपॉन √3, ये आंसर है फाइनल यूनिट। इसका मिड पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु निकालना है, तो यहां लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश बोलेंगे हिंदी में ओपी प्लस ओ क्यू अपॉन 2। दोनों को जोड़कर इनके मान रख देंगे 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k अपॉन 2। तो मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 4 और 2 6, 6 के आधे 3 3i और 3 और 1 4, 4 के आधे 2j और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, आधा हो जाएगा कि ये है मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये आंसर है इसका। अथवा वाला या 11th क्लास वाले cos स्क्वायर एक्स का 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखना है इसका। फिर इसका हम समाकलन कर देंगे 1 प्लस cos 2x dx, इसका समाकलन 1 अपॉन 2, 1 का x cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c। बस ये आंसर सफिशिएंट है। और बगल में आप लोग सूत्र लिख दोगे, यहाँ पे भी सूत्र लिखोगे कि cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा वाले में माइनस लगता है, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। i इक्वल टू पहला जैसा का जैसा दूसरे का समाकलन, पहला जैसा का जैसा दूसरे का समाकलन, e की घात x का समाकलन e की घात, इसको हिंदी में बोलते हैं खंडस समाकलन, है ना। फिर माइनस पहले का समाकलन, यही मतलब पहले का अवकलन करना है और दूसरे का समाकलन करना है, तो साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा। इसको अब इसमें एक और फिर लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, आई जेड के अकॉर्डिंग e की पावर x साइन x, हाँ तो ये e की पावर x का समाकलन e की पावर x cos जैसा का जैसा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x cos का अवकलन माइनस साइन x प्लस c। तो e की पावर x साइन x, e की पावर x cos x और प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा ये,
ये e की पावर x साइन x dx प्लस सी आई इक्वल टू आई, ये रिपीटेड होता है, e की पावर x कॉमन कर लो ये, और इसको हम i नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 दे दो इसको, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। इस i को इधर ले आओ तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, i इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। कल का ही मैंने वीडियो बनाया था तो इसमें इसका फॉर्मूला भी लिखा था अवकल समीकरण हल करते समय। तो ये पूरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी प्रश्न बैंक में है, क्वेश्चन बैंक में है, ओके, सारे सवाल में। तो इसकी अपेक्षा ऊपर वाला सवाल ज्यादा सही है। हाँ, इसके बाद आता है 12वें नंबर का सवाल। ये लिमिट है इसकी 2 से 4, x की पावर 5 2 से 3। कितना सरल सवाल हो। मैं तुम लोगों से बोल रहा था कि सब समाकलन में कोई कठिन 2-2 नंबर के सॉल्यूशन बड़े बिल्कुल मत करना। शुरू से बोल रहा था 2-2 नंबर में ज्यादा बड़े हैवी सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो ये बहुत सरल सवाल है। x की पावर 5 का समाकलन, x की पावर 6/6, लिमिट 2 से 3, 1/6, ये हो जाएगा x की पावर 6 2 से 3, x 3 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6, 1/6, और जो हो जाएगा 9 की पावर 3, 9 9 81 और 9 1 9 और 9 8 72, 729, 729 और 64। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। 9 में से 4 गया 5, 12 में से 6 गए तो 6, 7 में से गया 2/6। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, थोड़ी सी बस घात बड़ी कर दी। ठीक है, तो ठीक है, चलो। और इसके अथवा में और भी सरल सवाल है, देखने में कठिन लग रहा है। इसका अथवा वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल में आता था प्रश्न बैंक से। ये भी प्रश्न बैंक से है अथवा वाला। i इक्वल टू 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स, फिर गुणा नंबर 4 से लगेगा P4 से, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे प्रॉपर्टीज मतलब P4 क्या कहता है, 0 से a f(x) dx हो तो हम इसे 0 to a f a माइनस x dx लिख सकते हैं। इस प्रगुण से क्या होता है, x की जगह क्या रखना है, तो मैं π/2 माइनस एक्स, मैं शॉर्ट में सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये बन जाएगा cos x, और ये अंडर रूट। कल की वीडियो में मैंने बताया भी था कि इन दोनों लिमिट का टोटल अगर 90 हो रहा हो तो प्रगुण नंबर 4 लगाना है, प्रगुण नंबर 4, और कुछ नहीं सोचना है, साइन x dx। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, 1 और 2 को जोड़ने का। तो 2i इक्वल टू, जोड़ने पर यहां कटने के बाद 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लिमिट अप्लाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। फाइनल आंसर आप लोग लिखोगे π/4। ये आपका फाइनल आंसर। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए क्या बताया जाता है, स्वतुल्य संबंध माने स्वतुल्य संबंध की जो लाइन लिखते हैं वो ए, मतलब ए वाला ए संबंध R में होना चाहिए। प्रत्येक संख्या जो समुच्चय ए में दी गई है, तो तुम्हारा देख रहे हो कि 1 1 संबंध में है, 1 1 है। देखो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसका मतलब ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। फिर नंबर 2 अब आता है सममित, सिमेट्रिकल सममित।
तो सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें ए बी अगर संबंध आर में है तो बी कॉमा ए संबंध आर में होना चाहिए प्रत्येक संख्या ए और बी के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन के लिए। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 1 2 संबंध में है, परंतु 2, 1 संबंध में नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सममित नहीं होगा, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक। ओके, फिर आता है तीसरा कि ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव संक्रामक, तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो सॉल्यूशन सरल इसलिए हो गया तो जो सिद्ध करवाया है वही दिया है इन्होंने। स्वतुल्य है, यस है, सिमेट्रिकल सममित नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। कैसे नहीं है संक्रामक? संक्रामक की शर्त आप लोग जानती हो, काफी वीडियो मैंने बना दी है। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूं 1 1, या ये ले लो 2, चलो ये लेना 2 2 2 2 संबंध में है, और 2 2 है, इसके बाद 2 3 है, लेकिन 2 और 2 हट जाएगा। या ऐसा करो 1 2 1 2 ले लो, 1 2 इसमें है, 1 2 ले लो, तो 2 और 2 हट जाएगा, तो 1 और 3 संबंध में नहीं आ रहा। ओके, देखो 1 2 इसमें है, या 2 3 इसमें है, 2 और 2 हट जाएगा, 1 और 3 संबंध में आर में नहीं आ रहा, इसलिए ये आर क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव। तो आखिरी में लिख देना देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, मतलब हिंदी में लिख देंगे दिया गया संबंध, अतः जी लिखना जरूरी है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है परंतु सममित और संक्रामक नहीं है। दैट इज फिनिश। सरल है, ये भी सिंपल है, कोई खास ज्यादा कठिन नहीं है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद 3 के अथवा में, ओ ये तो बहुत 13 के अथवा में और भी सरल सवाल है। प्रश्न बैंक से हैं दोनों, fx = x²। कई लोग भरोसा नहीं कर रहे थे प्रश्न बैंक पर, जबकि मैं पूरा भरोसा करके चल रहा था कि भाई प्रश्न बैंक में से पेपर बनेगा, गणित का तो पूरा प्रश्न बैंक में से आएगा। चलिए, fx = x², क्या बताना है तुम्हें? ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ना एक एक ही है ना आच्छादक है। तो इसमें देखो क्यों नहीं है, उस f रियल टू रियल। जैसे मान लो ये मैं वेन एरो डायग्राम बनाऊं, ये भी रियल है, ये भी रियल है, 0 -1 -2 -5/3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 1 2 1/3 लिख दो, ठीक है। तो हमें पता है 0 का आंसर क्या होगा? 0 का स्क्वायर। -1 का आंसर क्या होगा? 1 1 का भी आंसर क्या होगा? 1 है ना। -2 का आंसर क्या होगा? 4 2 का भी आंसर क्या होगा? 4। तो 1 1 तो नहीं है। और दूसरा, इसमें जो ऋणात्मक वाले मान है वो किसी का प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगे, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है, ऑनटू भी नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे 4 1 1, माने एक एक ही के लिए क्या करते हैं, माना हम ये मान के चलते हैं कि 2 प्रतिबिंब समान हैं लेकिन अवयव अलग है। fx1 बराबर हो गया x1², ये x2² हो गया, x1² x2² = 0, x1 - x2 x1 + x2 = 0। तो x1 = x2 एंड x1 = -x2, और ये सभी की सभी क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर में है। तो एक संख्या मतलब -2 का भी उत्तर 4 है और यहाँ पर 2 का भी उत्तर 4 है। तो ये दोनों उत्तर हमने बराबर लिए, लेकिन यहाँ अवयव अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए अपन कह देंगे R इज नॉट 1 1। ओके, अब आता है 4 1 1 के बाद 4 on 2। आच्छादक में क्या करते हैं हम?
इसकी रेंज निकालेंगे, परिसर निकालेंगे, और इसका जो सह प्रांत है आर बिल्कुल बराबर नहीं है, क्लियर दिख रहा है। आर में सभी संख्याएं आती हैं धनात्मक ऋणात्मक, और सह प्रांत और इसके परिसर में केवल धनात्मक संख्या आ रही है, वो भी पूर्ण वर्ग आ रही है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये आच्छादित नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, माना इसका भी सॉल्यूशन मैंने करवाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू अंडर रूट वाई हो गया है ना, प्लस माइनस यहाँ पर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर इसकी जो रेंज बन रही है वो क्या बन रही है, 0 1 4 9 डॉट है ना, पूर्ण वर्ग संख्याएं बन रही हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इसका कोडोमेन बराबर नहीं है इसकी रेंज के, कोडोमेन माने सह प्रांत बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः आर मतलब दिया गया संबंध नॉट 1 1 माने नाइदर 1 1 लिख दो, देयरफॉर आर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। हिंदी में मैंने लिखा था कि गुणा वाले सवाल जरूर कर लेना। चलिए 0 का गुणा 3 से, फिर इस वाले पंक्ति पहले पंक्ति स्तंभ 0 का गुणा 3 से, और -1 का गुणा 0 से, फिर 0 का गुणा दूसरे स्तंभ पे आ जाओ 0 का गुणा 5 से, और 0 का गुणा 0 से, और फिर इसका दूसरी पंक्ति 0 गुणा 3, 2 गुणा 0, और 0 गुणा 5, और 2 गुणा 0, शून्य नल मैट्रिक्स। ओके, ये नल मैट्रिक्स बन गए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं O2। ओके, कोई इतना भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ए भी शून्य अवयव हमें प्राप्त हुई इसमें। इसके बाद यदि ये भी सिंपल है, इसके अथवा वाला भी सवाल बहुत सिंपल है। इसका अथवा ए दिया है 3√3 2 3√3 2 4 2 0। अभी तक आपकी जो क्वेश्चन बैंक चल रही है 100% पे चल रही है। ओके, तो तुम्हें सिद्ध करना है a डैश का डैश इक्वल टू a आएगा, माने किसी भी आव्यूह का अगर 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो लौट के वही आ जाएगा। इस समय इसकी कोटि लिखें तो ये 2/3 है, तो LHS सबसे पहले 3√3 2 4 2 0 इसका परिवर्त, फिर उसके बाद जो उत्तर निकलेगा दोबारा परिवर्त कर देंगे। तो 3 ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज माने रो को कॉलम में लिख देते हैं 3√3 2 और 4 2 0। अब इसका ऑर्डर हो गया 3/2 हो गया, एक बार ट्रांसपोज और कर दो तो 3 4√3 2 2 0। तो हम देख रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन। और कल के वीडियो में मैंने जी बच्चों को चलते चलते समझा दिया था कि देखो एक बार ये सवाल आ गया तो दोबारा फिर आ सकता है, और इस पर टिक भी लगाया था कि अगर हम बच्चे बोले भी थे कि ये सूत्र है, फॉर्मूला है, इसको आप प्रूव करवा रहा, तो a की पावर x का अवकलन करना है तो क्या लेना पड़ेगा, लॉग ले लो, log y इक्वल टू x log a ऑन डिफरेंशिएटिंग। क्योंकि कल एक हिंदी मीडियम का बच्चा ही बोला था कि इसमें गुणन नियम क्यों नहीं लगा। भाई ये log a क्या है, अचर संख्या है, फलन केवल x है, तो इसको लिखेंगे 1/y dy/dx। log a अचर संख्या है, केवल अवकलन करेंगे, केवल x का गुणन नियम नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही फलन है यहाँ पर। तो 1/y dy/dx log a, x का अवकलन 1 हो गया, तो dy/dx इक्वल टू आ गया y log a, और इसमें y का मान रख दो ऑन पुटिंग y इक्वल टू a की पावर x, तो d/dx a की पावर x। तो ये एक तरह से फॉर्मूला प्रूव करवा दिया है उन्होंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से।
तो ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ए 2000, मैंने यही बताया था कि ये 2020 में आया था, फिर इसको रिपीट कर दिया दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा, ये भी सरल है, इसमें भी तुम्हें बाई मान के लॉग लेना है। मैंने बताया फलन अगर आधार में, घात में, बेस में, पावर में, दोनों में फंक्शन है तो बाई मान के इसको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। तो इस जैसा सवाल करवाया है और शायद प्रश्न में तो यही है, लॉग ले लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा cos x log x, ये आगे आ जाता है और ये वाला जो आधार है वो लॉग के सामने आ जाता है। अब यहाँ हम अवकलन करेंगे तो यहाँ गुणन नियम अब लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा त्रिकोणमितीय फलन है, ये लॉगरिथमिक कंपोजिट फंक्शन में दिया है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, log y का 1/y dy dx, हाँ cos x जैसा का जैसा, log x का 1/log x, फिर log x का दोबारा करेंगे, पहले इसका log करेंगे, ये नीचे पहुंचा है, फिर log x का करेंगे 1/x आ जाएगा, फिर log x जैसा का जैसा, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ y इधर पहुंचा के, ये cos x/x log x और माइनस sin x log x, ये और y का मान लौटा देंगे लास्ट में, log x की पावर cos x इक्वल टू log x की पावर cos x, ये cos x log x माइनस sin x log x, ये ठीक है, ये बस लास्ट फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर को मैं कहता हूँ बॉर्डर में बंद कर दो फंक्शन से। और ये सवाल बच्चों को कठिन पड़ेगा, इसके अथवा वाला दिया है सिंपल, सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसके चक्कर में अगर बच्चे नहीं पढ़े हो तो ठीक है, क्योंकि इसमें साथ में जो रिस्ट्रिक्शन, जो प्रतिबंध दिया है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज 2 नंबर कट सकते हैं 4 नंबर के सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखो कैसे, आप लोगों को मैं शुरू से बताता आ रहा हूं, जब भी मैं 12th क्लास स्टार्ट करता हूं तो यहां पर ये बताता हूं कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भैया याद कर लो, 200 जगह यूज होगा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पक्का याद करना है। और 11th वाले स्टूडेंट्स भी अभी से याद कर लें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लगते हैं फॉर्मूले। तो ये tan इनवर्स 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये बचा tan x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो शर्त दी है वो क्या शर्त दी है कि x का मान 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है, इसमें x/2 कर दो। तो हमें पता है कि tan इनवर्स x की रेंज यही होती है ना, tan इनवर्स x की रेंज 0 से π/2 तक ही चलती है, इसलिए हम tan इनवर्स से tan हटा सकते हैं, और y इक्वल टू केवल x/2 ये फंक्शन बचा। ओके, ये इसका सिंप्लीफिकेशन माने सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो एक तरह से ठीक है, बस रिस्ट्रिक्शन जो यूज नहीं कर पाएगा तो 2 नंबर जा सकते हैं भाई, इसलिए इसका अथवा वाला ज्यादा सही है, विदाउट कंडीशन है, सिंपल वे में सॉल्व करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है ना। और जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं उनमें बोल दिया था कि ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लो। क्या है क्वेश्चन अथवा वाला, ये टू प्रूव साइन इनवर्स 3/5, जी तो बहुत ही सरल सवाल दे दिया, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स
ओहो, ये तो बहुत ही ज्यादा सरल सवाल। और साइन इनवर्स 13/85। ठीक है, तो ये कल की वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट भी मैंने बताया था साइन। हाँ, इसमें फॉर्मूला लगेगा, पहले हम यहाँ सूत्र लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये ऐसे फॉर्मूला इस तरह से लिख दिया करो, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस आएगा इसमें वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो अब आपको x की जगह रखना है 3/5 तथा y की जगह रखना है 8/17। रख दो। आप लोग मेरा जहाँ तक अंदाज है इसी को ही करके आए होगे। 3/5 अंडर रूट 1 माइनस ये 8/17 का वर्ग और माइनस 8/17 और अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का वर्ग। ये सरल सवाल इसलिए कि फॉर्मूला लगाते ही राइट हैंड साइड आ जाएगी। किसी भी फंक्शन को किसी फंक्शन में बदलना नहीं है। साइन इनवर्स 3/5 जी गुणा करके आ गया होगा 17 का वर्ग 289 64 4 5 225 माने 15/17 जे आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो ये स्टेप, कोई नंबर नहीं करते इसके। 55 3 तरफ 9 4/5 ये आ जाएगा। और कल मैंने सॉल्यूशन में बताया भी था कि आप लोगों को ये काटा पीटी नहीं करना है। 17 पंजे 85 एलसीएम डायरेक्ट लिखना है। 15 की 45 और 8 चौक 32। ठीक है, और क्योंकि एलसीएम से एलसीएम काट देंगे संख्या बदल जाती है। एलसीएम लेने 5 में से 2 गए 3 और 4 में से 3 का 1 13/85 और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। लास्ट में लिख देना आता है ये बराबर इतना होगा। बनाना है तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट P इक्वल टू बी प्लस बी डैश अपॉन 2 करेंगे तो हमें ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। लिखो 1/2 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ओके, और इसका ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स 2 -2 -4 परिवर्तित कर रहे हैं। -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज करेंगे। चलो 1/2 तो किसी भी आव्यूह को अगर हम सममित और विषम सममित में बदलना चाहें तो सममित बनाना हो तो b प्लस बी डैश अपॉन 2 कर दो, और विषम सममित बनाना हो इसको सिमेट्रिक बनाना है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इसका ट्रांसपोज कर दो। 2 - 1 1 है ना, तो 2 - 1 1 मतलब इसका ट्रांसपोज कर चुके हैं। ओके, चलिए तो अब तो ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो। तो 2 और 2 कितना हो गया 4 -2 -1 -3 हो गया, -4 ये -3 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 4 और -2 2 हो गया, 1 और 4 -3 हो गया, -2 और 4 ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस का 2 आएगा, -3 -6 हो गया। अब हम देख रहे हैं P डैश करें मतलब इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए। 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6 ट्रांसपोज करने पर ये मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 4 -3 -3 है ना, 4 -3 -3 6 2 और -3 2 -6। तो आप लोग देख रहे हो कि P इतनी है, J भी इतनी है, ट्रांसपोज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अपन कह सकते हैं P इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, मतलब P डैश P है तो ये तुम्हारा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा, सममित आव्यूह होगी। तो इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो B प्लस बी डैश अपॉन 2। ठीक है,
हाँ, इसका अथवा वाला देखते हैं कैसा है। ये भी ठीक था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कंसेप्ट, ये नियम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा ये दिया है, निम्नलिखित समीकरण से x और y के मान ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल प्रश्न बैंक का, ये भी प्रश्न बैंक का सवाल है। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है, अधिकांश बच्चों ने इसी को किया होगा। 2x5 और 7y-3। कल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जब मैं वीडियो बना रहा था तो इस क्वेश्चन को मैंने रखा है इंपॉर्टेंट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो 2 वीडियो बनाए हैं उसमें ये क्वेश्चन है 7, 6, 15, 14। ये इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको ऐड कर दो, 2x + 3, 2 5 जा 10 और -4 और 14 + 1 और 2y -6 और +2 = 7, 6, 15, 14। मैं फास्ट में कर रहा हूँ, तुम लोग पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इसको प्लस कर देते, है ना। अब इसको कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो 2x + 3 = कितना 7। तो यहाँ 2x = 4 आ जाएगा और x = 2 आ जाएगा, और यहाँ से n 2y - 4 = कितना 14। तो 2y = 18 हो जाएगा है, और y = 9 आ जाएगा। इस तरह से आंसर x = 2 और y = 9। ठीक है, एक बार चेक कर लिया करो कि 2x + 3 = 7, 2x + 3 = 7, 3x = 2 आ जाएगा, और इसके बाद 2y - 6 + 2 = 14। तो यहाँ से 2y 18, y = 9, ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए, काफी टाइम लग गया, 1 घंटा हो गया, पेपर आने में भी टाइम लग जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या दिया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 24 हो, गुणनफल उच्चतम हो, मैक्सिमा मिनिमा का ये क्वेश्चन है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, माना 2 संख्याएं x तथा y हैं, ठीक है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे, इनका योग कितना है 24, x + y = 24। अब हमें अधिकतम क्या निकालना है, अधिकतम निकालना है गुणनफल, माने यहां से अधिकतम निकालना है इसका गुणनफल, माने प्रोडक्ट इनका। ये x × y ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना a = x × y, मतलब कुल मिला के 2 संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनका योग 24 हो और गुणनफल उनका अधिकतम आना चाहिए। संख्याएं तो बहुत हो जाएंगी, 20 और 4 है ना, तो 20 और 4 का गुणा 20 × 80 होता है, लेकिन अपन को ऐसी संख्याएं बनानी है तो 24 से जहां तक 12 उत्तर आएगा, ठीक है, इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अपन इसको एक 1 वेरिएबल फंक्शन बना लेते हैं, x y की वैल्यू रख दो 24 - x, और इसके जब हमारा फंक्शन बन जाए तो उसके बाद हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा का। तो यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, f' आ जाएगा 24 - 2x, और f" आ जाएगा -k2, ठीक है। यहीं से रिप्रेजेंट हो रहा है कि f" ऑलवेज निगेटिव, मान ले केवल ये मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स लिख दो या फॉर मैक्सिमम वैल्यू लिख दो, जो भी लिख दो, f' को 0 के बराबर कर देंगे। तो f' = 0, f' कितना है 24 - 2x = 0, तो x = 12 आ जाएगा, और x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो y 12 आ जाएगा।
तो इस तरह से हमारे दो पॉजिटिव नंबर्स आ गए 12-12, जिनका योग करें 24 आएगा और गुणनफल इनका अधिकतम 144 आएगा। 144 से ज्यादा गुणनफल नहीं आ सकता। हाँ, 18 का अथवा देखते हैं। ये भी सरल है, कोई खास दिक्कत नहीं है। अथवा में फलन है हमारे पास, फंक्शन है x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 पॉइंट है हमारे पास 1,1। ओके, तो जब बिंदु दे दिया जाए और हमसे स्पर्श रेखा की समीकरण, अविलंब रेखा की समीकरण में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाए, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, जिससे अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो 2/3 x की पावर -1/3 आ जाएगा, प्लस 2/3 y की पावर भी -1/3 आ जाएगा। अवकलन करके dy/dx, 2 का अवकलन 0, तो ये dy/dx आ जाएगा कितना, माइनस में x/y की पावर -1/3 आ जाएगा। तो ये dy/dx माइनस y/x की पावर -1/3 कर दो। अगर इसको पलट देंगे तो पावर प्लस ही हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट 1,1 पर। तो ये m1 आ जाएगा -1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 होता है -1/dy/dx। तो इसका साइन चेंज कर दो तो ये आ जाएगा 1। अब लिख दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो तुम लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब करवाए थे, ये सारे बताए थे, यही करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y-y1 m1 x-x1, तो y-1 m1 की वैल्यू है -1 x-1, तो y-1 इक्वल टू -x + 1, तो x + y इक्वल टू 2। ये टेंजेंट आ गया, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। और यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल माने अविलंब का समीकरण y-y1 m2 x-x1, तो y-y1 पॉइंट दिया है 1,1, m2 की वैल्यू 1 दी है, x-x1, तो y-1 इक्वल टू x-1, तो ये x इक्वल टू y। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, स्पर्श रेखा का समीकरण, और ये अविलंब रेखा का समीकरण। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 ये है तुम्हारा रैखिक प्रक्रम, लीनियर प्रोग्रामिंग, यूनिट 12। और सभी बच्चों से शुरू से ही बोलता रहा कि तुम्हारा या तो एक असमका वाला आएगा या दो असमका वाला आएगा, 3 असमका वाला बिल्कुल नहीं आएगा, ना करवाया और ना आया। इसमें क्या है, तुम्हें Z200 मान जो उद्देश्य फलन दिया है उसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, मिनिमाइज निकालना है, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ये दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मेथड चलेगा। तुम लोगों को क्या बताया था सबसे पहले कि स्टेप 1 लिखिए, और स्टेप 1 में ये 3 कॉलम की 2 टेबल बना लीजिए। ये x y 0 0, x y 0 0। अब मैं इसमें x की जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 5 आएगी, y के सामने 5 लिख दो, और y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 10 आएगी, x के सामने 10 लिख दो। अब आ जाओ इसमें, अगर मैं यहाँ y को 0 करूंगा तो x आएगा 8 × 24। ठीक है, y को 0 किया, x 8, और x को 0 करेंगे तो 6 × 24, y का मान 6। ये आ गया, कितना सिंपल आ गया। बोलो, ये तुम्हारा इन इक्वेशन 1 का है, ये इन इक्वेशन 2 का है, और साथ में ऑन पुटिंग
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2 में पुट करिए तो ये 0 ग्रेटर देन 10 दे रहा है जो कि फॉल्स है, असत्य है। और ये 0 इज लेस देन 20, x और y दोनों की जगह 0 0 रख दीजिए तो ये तुम्हारा ट्रू है। या अब हम इसका स्टेप सेकंड में बनाते हैं इसका ग्राफ। पीएससी का इम्पोर्टेंस रहता है कि अगर ग्राफ आपका सही है तो आपको नंबर पूरे दे दिए जाते हैं और फाइनल आंसर तो फिर करेक्ट निकलेगा ही। हाँ, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 10 जा रही है x की, तो मैं x की मैक्सिमम वैल्यू 10,0 का पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और जो 0,5 आ रहा है यहाँ, तो इसकी जस्ट हाफ डिस्टेंस ले लो। और आप लोगों को ग्राफ पेपर मिला होगा, ग्राफ पेपर पर बनाओ तो और ज़्यादा सही है। और इस लाइन को स्केल से केयरफुली ज्वाइन करो। सेकंड आया x 8,0, थोड़ा सा इधर पॉइंट ले लो और 0,6 इससे ऊपर कर दो और इनको ज्वाइन कर दो। ये सेकंड इन इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब ये फॉल्स दे रहा है इन इक्वेशन 1, तो फॉल्स का मतलब इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से आउटसाइड हो जाएंगी ये। और ये ट्रू दे रहा है तो सेकंड इक्वेशन की डायरेक्शन इस साइड हो जाएंगी। आपको ये क्लियर पता है कि x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ये आप दोनों पॉइंट्स यहां मिलेंगे, ये आपका फिजिबल रीजन बनेगा। इसको आपको फिजिबल रीजन थोड़ा सा डार्क करके इसको डार्क शो कर देना है। ये हमारा सुसंगत क्षेत्र बनेगा, सुसंगत क्षेत्र, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन। ये हम इनको नॉमिनेट कर देते हैं, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, ए और ये बी और ये सी। ठीक है, अब जो कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं स्टेप नंबर सेकंड में, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट या हिंदी में कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं? एक ए है, ए कैसे निकलेगा? समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। ऐसा करते हैं, इसमें 2 का इंटू कर देते हैं तो 2x प्लस का 4y 10 दूनी 20 और ये आ जाएगा जैसा जैसा लिख दो 3x 4y इक्वल टू 24। ये माइनस माइनस माइनस, ये 4y से 4y कैंसिल कर दो तो ये माइनस का x और माइनस के 4, तो x इक्वल टू 4 आ गया। x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 रख देंगे 4, तो ये बचेगा इधर 6, y बराबर 3 आ जाएगा। और b वाला पॉइंट है 0,6, सी वाला पॉइंट है 0,5। ठीक है, और अब हम इन बिंदुओं को रखते हैं उद्देश्य फलन में। तो ये जेड ए देखते हैं कितना आ रहा है, 200 गुणा 4 और 500 गुणा 3, माने ये आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 5 दिए 15, 15 8 2300। ठीक है, 0,6 रखो, 0,6 6 पंजे 30। ये जेड सी रखें तो 5 दूनी 10, 1000। ये तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, लिख देंगे। अतः उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान, जिसको हम इष्टतम फलन बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन 1000 है और 8.05। आंसर इस तरह से लिखें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा और वाला, ये तो ये भी सिंपल है, फास्ट में सॉल्व करते थे। ऊपर वाले से सरल पड़ेगा ये उद्देश्य फलन, इसका उद्देश्य फलन है अधिकतम मान, मैक्सिमम।
जेड, ये 4x प्लस वाई, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिए हैं। मुझे पता है सब लोग अधिकांश ग्राफ को चेक करेंगे कि यहाँ तक ग्राफ हमारा सही है कि गलत। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, इसलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ। x प्लस वाई इज लेस देन 50, ये 3x प्लस वाई, मेरे हिसाब से तो बच्चों को इसे करना चाहिए था, क्योंकि दोनों इक्वलिटीज के साइन दोनों एक साइड हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो सबसे पहले स्टेप 1, ये 3 कॉलम वाली x y 0 0, x y 0 0, ये तो 50 50 आ जाएगा, और ये आ जाएगा सेकंड में y को 0 करेंगे तो 30, और अगर x को 0 कर देंगे तो y 90। फिर सेकंड स्टेप में हम इसका ग्राफ बनाएंगे, x y, ये ओरिजिन, हाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 90 है, बाई एक्सिस पर 90 है, पर ये 50 50। पहले x यहाँ ले लेते हैं 50,0 और यहाँ ले लेते हैं 50,0, और ये इन इक्वेशन 1 का हमने ग्राफ बना दिया। और इसमें हाँ ये भी लिख दो, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दोनों में रख देंगे तो 0 लेस देन 50, x और y दोनों की जगह 0, 0 इज लेस देन 90, माने ये भी ट्रू है, ये भी दोनों ट्रू हैं, तो दोनों की डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ चलेगी। इसको भी बना लो 30,0, 30,0 यहाँ ले लो, और 0,90 यहाँ ले लेते हैं, और इसको ज्वाइन कर दो। इसकी भी डायरेक्शन इधर ओरिजिन की तरफ आएंगी, तो सीधी सी बात है हमारा सुसंगत क्षेत्र ये वाला हिस्सा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारा फिजिकल रीजन हो गया। ये सिंपल है, ऊपर वाले से अथवा वाला सिंपल रहना चाहिए। तो O A, ये B और ये C, इसके बाद हम ये कॉर्नर पॉइंट निकाल देंगे। तो A तो है 30,0, B है कॉर्नर पॉइंट्स, इन्हीं से मिलता है हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इष्टतम हल। तो इष्टतम हल किसे बोलते हैं? जो उद्देश्य फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान परिभाषित करता है उसको हम इष्टतम हल बोलते हैं। ये इंग्लिश में बोले तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम और मिनिमाइज वैल्यू टू बी ऑप्टिमाइज्ड बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, तो बी वाला पॉइंट निकालिए। 3x में से x गया तो ये 2x बचा, 90 में से 50 गए तो ये कितने बचे 40, तो x बराबर आ गया 20, और x 20 है तो y 30 है, सीधी सी बात है, ये सिंपल है भाई। और ये C पॉइंट ये तो सीधा सीधा कितना है 050, ठीक है। और ये हम उद्देश्य फलन में रख देंगे ZA 30,0 चाकती है 1200 आ जाएगा, ठीक है, चाकती है 1,220, और ZB आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 चौक 80, और प्लस के 30 110, और ZC यही वाला सवाल करवाया था मैंने कल, ठीक है, ZC पिछले वीडियो में, तो ZC 50। इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 120, तो यहां लिखेंगे मैक्सिमम एट 30,0 इज 120 रुपीज, ये ठीक है। ये x+1 x+2 x+4 और 2 2 3 3 5 5, एक बार फिर आप लोग इस तरह से चेक कर लेना चाहिए। हाँ, इसको सॉल्व करना है, मैंने ये बताया था डिटरमिनेंट का कोई भी सवाल आ जाए, सारणिक का कोई भी सवाल आ जाए, इकाई कौन सी है ये तुम्हारी 4 है ना, इकाई 4, तो इकाई 4 का कोई भी सवाल आए एक प्रगुण तो आप लोगों को लगाना ही है। अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूं 5 3 8 1 9,
5 और 2 7 7 और 2 9, 4 और 3 7 7 और 2 9, माने कहने का होगा C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 5 और 3 8 1 9 माने x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9 और ये जैसा का जैसा लिख दो 5 x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 9 कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा 1 1 1 3 x प्लस 2 3। भाई कई लोग क्या है क्वेश्चन बैंक को मजाक में ले रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे और आपका पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से आया है। ये अब जब 1 1 कॉलम में आ जाता है तो सबसे पहले हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। 1 1 कॉलम में है तो R2 change to R2 minus R1 and R3 change to R3 minus R1। ठीक है, तो ये 1 3 5 1 minus 1 0 हो जाएगा, x प्लस 2 माने x माइनस 1 बचेगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1 C1 क्योंकि C1 में 2 जीरो है तो यहाँ x प्लस 9 और ये आ जाएगा x माइनस 1 0 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनल हमारा x प्लस 9 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और हमें इसके जो रूट्स हैं माने जो आंसर्स हैं वो लिख देंगे x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 9। और ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो x की 2 वैल्यू आई है 1 1 तो 2 बार लिखना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर ये सही माना जाएगा। वैसे मान लो कोई बच्चा भूल से अगर x इक्वल टू 1 भी छोड़ जाता है ये और ये दोनों लिखा तो भी चलेगा, नंबर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसका अथवा वाला सवाल, तो इसका अथवा वाला सवाल भी ये भी प्रश्न बैंक से है। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4ABC। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कल का लेटेस्ट वीडियो, उसमें बिल्कुल इंडिकेट कर दिया है कि नकली पेपर के चक्कर में ना पड़े। सही बात तो यही है कि भाई अपनी पूरी मेहनत पे विश्वास रखें, पेपरों का कोई भरोसा नहीं रहता कब कौन सा पेपर डुप्लीकेट आ जाए, नकल आ जाए। तो लेकिन घबरा मत, मानो नकली पेपर आ भी गया तो आप लोग पूरी साल भर इतना पढ़े हैं कि बड़ा इजी वे में उसको पेपर को सॉल्व कर दें। थोड़ा 2-4 मिनट माइंड डिस्टर्ब रहता है लेकिन उसको कंट्रोल में लेके पेपर सॉल्व कर दिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। LHS इसमें से A कॉमन ले लो, इसमें से B कॉमन ले लो, इसमें से C कॉमन ले लो, ABC और फिर यहां से ले लेंगे, चलो पहले सिंगल बाई सिंगल ले लें। इसमें से A कॉमन ले लेंगे तो माइनस A B C, इसमें से A कॉमन फिर B कॉमन ले लो तो A माइनस B C, इसमें से C कॉमन ले रहे हैं तो A B माइनस C। तो यहां लिख देंगे टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम R1 R2 R3। ठीक है, तो ABC अब मैं फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले रहा हूं, ये आप मत लो, इंटू करते हैं बस ABC। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लगाते हैं C2 या R2 चेंज टू R2 प्लस R1। तो R1 को बेस बनाया हमने, इनको ऐड किया 0, ये भी ऐड किया 0, इसको भी ऐड किया तो ये 2C। फिर R3 भी चेंज कर देते हैं R3 प्लस R1, तो ये भी 0, ये 2B और ये भी 0। तो ABC इसको एक्सपेंड कर देते हैं किससे, C1 से, एक्सपेंडिंग बाय C1। तो C1 से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ माइनस A
और ये इसका डिटर्मिनेंट लिख दो 0 2c 2e 0, तो ये आ जाएगा ABC और माइनस का a और ये आ जाएगा 0 माइनस के 4BC और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4a² b² c²। ये इसका आंसर है। अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी। तो पेपर में देखो कभी कभार हो जाता है, तो पेपर में 4a² b² c² मैंने कहा राइट हैंड साइड 4a² b² c² आए। जब चेक किया, अगर आप सॉल्यूशन सही करेंगे तो राइट हैंड साइड में गलती से भी गलत भी लिख दिया तो उसको आप सही कर सकते हैं। ओके चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। f(x) इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन x², x नॉट इक्वल टू 0, 1/2 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी का विचार करना है और dy(x). हाँ तो ये मैं शुरू से कहता रहा हूं एट x इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में एक सवाल तुम्हारा सांतत्वता का है, दूसरा अवकलनीयता का है, अवकलन का है। तो ये मैं शुरू से कह रहा था कि एक सवाल तुम्हारा सांतत्वता कॉन्टिन्यूटी का तो 100% आ ही जाएगा और उसका सिंपल सा मेथड आपको सबसे पहले राइट हैंड लिमिट करना है। तो राइट हैंड लिमिट माने x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 प्लस को माने x इज ग्रेटर देन 0 माने 0 प्लस के लिए ऊपर वाला ही फंक्शन लेना है, चेंज नहीं करना है और फिर इसे लिमिट h में बदल देना है। तो 1 माइनस कॉस 0 प्लस h और 0 प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस कॉस h ही रहा अपॉन h²। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट वहां पे भी लगा देना। इसका जो वेल फॉर्मूला लगाया है वो फिर लगा दो 2 sin स्क्वायर h/2h² और लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन में तुम लोगों को कई बार बताया है कि जितना कोण में हो उतना ही यहाँ भाग में लगा दो। तो ये हमने h²/4 माने यहाँ 1/4 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 4 स्क्वायर लगाए ना, 4 का डिवाइड किया है तो 4 का इंटू करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये दे रहा है 1/2। ओके लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, केवल इसी में मैं करेक्शन कर देता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको यहाँ 0 माइनस इंडिकेट करना है, ये माइनस इंडिकेट करना है और यहाँ 0 माइनस h करना है, 0 माइनस h करना है। सॉल्व करके यही पोजीशन आ जाएगी और पूरा सॉल्यूशन यही हो गया। और यहाँ लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं। ये भी 1/2 दे रहा है, ये भी 1/2 दे रहा है, ये भी 0 पे 1/2 दे रहा है। तो लिख देना therefore f is continuous at x इक्वल टू 0। मतलब लिख देंगे अतः दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। अगर ये नहीं किया हो तो इसका दूसरा इसका अथवा वाला ही बहुत सिंपल है। हाँ इसका अथवा मुझे जहां तक विश्वास है सब बच्चों ने अथवा वाले किया होगा क्योंकि x बराबर कितना दिया है इसमें थीटा 1 मतलब x। हाँ प्राचल समीकरण दिया पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्राचल समीकरण x इक्वल टू a 1 प्लस साइन t, 1 प्लस साइन t और y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t, ये दिया है। ठीक है तो a इक्वल टू 1 प्लस साइन t और y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt a 1 का कितना 0 साइन t का कॉस t, तो ये आ गया dx अपॉन dt आ गया a cos t एंड इसी तरह से dy dt आ जाएगा d अपॉन dt
ए बाहर कर दो 1 माइनस कॉस टी, तो ये डी वाई डी टी इक्वल टू ए, और इसका डिफ्रेंसिएशन 0 और ये माइनस साइन टी होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब डी वाई डी एक्स हमको निकालना है, तो डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये डी वाई डी टी आया है ए साइन टी और ये आया है ए कॉस टी, है ना, ये डी एक्स अपॉन डी टी ए कॉस टी, ए से ए कैंसिल कर दो, तो देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल टू टेन टी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ बस थोड़ा सा एक जगह हल्का सा दिखाई नहीं दे रहा कि ये प्लस ही है, मैंने तो प्लस लिया है और इसमें माइनस लिया है, उसके हिसाब से तो थोड़ा सा माइनस का अंतर आ सकता है। ओके अच्छा, तो ये सॉल्यूशन सिंपल है। निकल क्वेश्चन नंबर 22, ये वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था समाकलन विधि के द्वारा, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसका तो भाई सब लोगों ने कर ही लिया होगा, इसको तो करने ही दिक्कत ही नहीं है किसी को, ये सर्कल बना लिया होगा, है ना। लिमिट इसमें x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a, ये तो सभी लोग शुरू से ही कहते रहते हैं भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्षेत्रफल में सीधा सीधा 4 टाइम्स 0 से लेके a तक की लिमिट और y dx, और ये 4 0 से a और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अगर इसका फॉर्मूला सही लगा दिया होगा, आप शुरू से कहते रहते हैं भैया इसको तो बिल्कुल रट लो इस सवाल को, तो ये भी तुम्हारा प्रश्न बैंक का ही है सवाल, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और 0 से ए जब हम लिमिट रख देते हैं तो ये पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाता है। शॉर्ट में कर दिया बस, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं इसका सॉल्यूशन को। हाँ, इसके अथवा में देखो दोनों ही क्वेश्चन बताए थे मैंने, वृत्त और उसका दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त में क्या हो जाता है, ये बना देते हैं, वैसे उसी को कर दिया होगा। और इसमें इक्वेशन दीर्घवृत्त की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से सॉल्व करके बाई की वैल्यू निकल के आ जाती है बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा सॉल्यूशन जी चलता है, इसमें बस बी अपॉन ए का इंटू कर दिया जाता है ना, जब पाई की वैल्यू रखते हैं तो ये b अपॉन ए का मल्टीप्लाई इसमें चलता रहेगा लास्ट तक, और ये फाइनल आंसर पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। समीकरण डी वाई डी एक्स बराबर e की पावर x माइनस वाई प्लस x e की पावर माइनस वाई, बिल्कुल सरल, चरों का पृथक्करण, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने बताया सबसे पहले चरों का पृथक्करण करना है, लेकिन बच्चों को इसका जो दूसरा सवाल दिया है वो आसान लगा होगा, ये इसके अथवा वाला सरल सवाल है। तो डी वाई डी एक्स सरल तो वैसे ये भी है, अगर इतना कॉमन कर लिया तो फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा। अब लिख दो चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण। तो ये संघाती वगैरह इनका तो मैंने बिल्कुल मना किया था, चरों का पृथक्करण या मैंने रैखिक का बोला था, ठीक है। तो तुम्हारे दोनों ही सवाल उन्होंने चरों की पृथक्करण के दे दिए। ई की पावर माइनस वाई को इधर ले आओ तो ई की पावर वाई बन जाएगा इधर आके, और ये ई की पावर प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसका समाकलन कर दीजिए, और ये e की पावर x प्लस एक्स, और ये dx प्लस सी, e की पावर y का e की पावर y हो गया, e की पावर x का e की पावर x, और ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका। दूसरा सवाल भी बहुत सरल है, चरों का पृथक्करण ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स अथवा वाला भी। 23 का और वाला अथवा वाला।
अवकल समीकरण दिया है, ये ज्यादा सही लगेगा बच्चों को, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था जी, बिल्कुल आसान है। डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। हम चरों का पृथक्करण कर देंगे। चरों का पृथक्करण माने डी वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेटेड ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी लगा दो। सी के बारे में मत सोचा करो कि बुक में तो लॉग सी साइन इनवर्स सी, ये तो सिंपल ले लो। इसका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। साइड से फॉर्मूला लिख देना कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और बस यही आंसर छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख दो बस। y इक्वल टू वाई अलग कर लेते हैं, तो ये साइन और साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर इतना सफिशियंट है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी सही माना जाएगा और आपको